हेलो दोस्तों। नमस्ते आप सभी को। स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ मिले हैं और आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार थोड़ा लंबे पार्ट में चलेगी। इसके पीछे हम लोग जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उन सभी को एक ही क्लास में ख़त्म किए हैं, लेकिन मौलिक अधिकार एक लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको 2 या 3 पार्ट में हम लोग करेंगे और यह आपका पहला पार्ट है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो आज का जो मौलिक अधिकार पार्ट है वो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए लाभदायक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। मौलिक अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी स्वीडन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। तो बताइए कौन सा हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। मौलिक अधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों सही उत्तर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन दोस्तों यूनाइटेड किंगडम। तो ध्यान दीजिएगा, जो मौलिक अधिकार है वो देने वाला विश्व का प्रथम देश है ब्रिटेन। ये आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, ध्यान रखिएगा। नोट में एक बात लिखी गई है, इसको भी देख लीजिए। विश्व में सर्वप्रथम सन 1215 में ब्रिटेन के शासक जॉन साइमन द्वारा ब्रिटेन की जनता को एक चार्टर पत्र के माध्यम से अधिकार दिए गए। इस अधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा गया। इसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों। जो मौलिक अधिकार ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटेन की जनता को दी गई थी, वो एक पत्र के माध्यम से दी गई थी, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। जिसे क्या कहा गया दोस्तों? मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? यदि आप इसके पहले वाले क्वेश्चंस को थोड़े से भी दिमाग लगा के समझे होंगे तो इसका आप सही उत्तर बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। अब यहाँ पे भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने पिछले जो क्वेश्चंस था उसमें पढ़ा कि जो मौलिक अधिकार ब्रिटेन के द्वारा दिया गया और वो जो जिस पत्र पे दिया गया उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा कहा गया यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार का उल्लेख है वो भाग 3 में है। इस प्रकार से भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जा सकता है और कहा भी जाता है। ठीक है दोस्तों, मैग्ना कार्टा जो हो गया वो भाग 3 हो गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 हमारे सामने आ चुका है। मौलिक अधिकारों की मांग करने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी है अमेरिका। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। मौलिक अधिकारों की मांग करने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन है? इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि सबसे पहले मौलिक अधिकार देने वाला तो ब्रिटेन हुआ, जॉन साइमन के द्वारा दिया गया, वहाँ के किंग थे। लेकिन मौलिक अधिकार की मांग करने वाला विश्व का सबसे पहला देश कौन है? तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आप जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति। तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति के समय ही फ्रांस की जनता द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। स्वतंत्रता, समानता व बंधुता जैसे शब्दों का उपयोग किया गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व में सर्वप्रथम संविधान के माध्यम से लिखित में अधिकार देने वाला देश कौन है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी स्वीडन। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लिया गया है, बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर।
देने वाला देश ब्रिटेन, मांगने वाला देश पहला विश्व में फ्रांस। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है, संविधान के माध्यम से और लिखित में जो मौलिक अधिकार दिए जाने वाला देश है वो कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, अमेरिका। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमारे स्क्रीन पर, सन 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग करते हुए किसने प्रस्ताव पारित किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? सन 1931 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग करते हुए किसने प्रस्ताव पारित किया था? बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो देखिए यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्योंकि जो 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किए थे। इसी कराची अधिवेशन में इन्होंने भारतीय नागरिक के लिए मौलिक अधिकार की मांग करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 हमारे स्क्रीन पे है, महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग की थी? ऑप्शन ए पहला गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन बी दूसरा गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन सी तीसरा गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग की थी? दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि टोटल कितने गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तो एक तो 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। और इसी में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि किस गोलमेज सम्मेलन यानी इनमें से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग की थी? किसने? महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। दूसरा गोलमेज सम्मेलन ने, और यही एक गोलमेज सम्मेलन है यानी कि दूसरा ही गोलमेज सम्मेलन है जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। किसने दोस्तों? गांधी जी ने इसी में भाग लिया था। आपसे प्रश्न पूछा जाता है इस प्रकार कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और आपसे ये तीनों दे देगा, साथ में एक और दे देगा 1934 लगा के। तो पूछेगा कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, तो आपको 1931 यानी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। बाकी तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी भाग लिए थे। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है, हालांकि सामने आ गया तो हम लोग इसको भी जान लिए। प्रश्न संख्या 7 को समझते हैं। प्रश्न संख्या 7 है हमारे सामने, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 और ऑप्शन डी है भाग 4। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस भाग में किया गया है? इसके ऊपर भी हम लोगों ने समझा था, याद होगा तो बताइए। मैं आपको हिंट देता हूं कि यहाँ पे जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, किस भाग को हम लोग संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, वही भाग होगा बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन सी होगा, भाग 3। भाग 3 को संविधान की मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है कि मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 15 से 32 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 से 51 तक और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 से 48 तक। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर? यहाँ पे मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए दोस्तों कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 12 से 35 तक। 12 से 35 तक आपका जो है वो है मौलिक अधिकार के विषय में। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, मौलिक अधिकारों की प्रकृति किस प्रकार की है? ऑप्शन ए वाद योग्य, ऑप्शन बी अवाद योग्य, ऑप्शन सी दोनों,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। दोस्तों यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि प्रकृति का मतलब यहाँ पे क्या कहना चाहता है प्रश्न। जो मौलिक अधिकारों की प्रकृति, ये प्रकृति क्या कहना चाहता है, वाद्य योग्य, ये आपको पता नहीं समझ में आ रहा होगा कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं विस्तार करके कि वाद योग्य मतलब होता है दोस्तों न्यायालय में इसके खिलाफ जाया जा सकता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में शिकायत कर सकता है, न्यायालय में अपील कर सकता है, न्यायालय में अपील कर सकता है। और अवाद का मतलब दोस्तों न्यायालय में अपील नहीं कर सकता है। ठीक है, न्यायालय में अपील नहीं कर सकता है। तो बताइए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा किसी व्यक्ति का तो न्यायालय में जा सकता है कि नहीं। तो यहीं पे आपसे पूछा गया है वाद्य योग्य या अवाद्य योग्य। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, यानी किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय में वो कंप्लेन कर सकता है, क्योंकि मौलिक अधिकारों का जो रक्षक होता है वो न्यायालय ही होता है। न्यायालय ही मौलिक अधिकारों का रक्षक होता है, तो उसका काम ही है मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारे स्क्रीन पर। मौलिक अधिकार राज्य के लिए किस प्रवृत्ति की मानी जाती है। ऑप्शन ए सकारात्मक, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। मौलिक अधिकार राज्य के लिए किस प्रवृत्ति की मानी जाती है, आपसे पूछा गया है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा नकारात्मक। देखिए राज्य के लिए तो ये नकारात्मक है, राज्य के लिए नकारात्मक है, लेकिन नागरिक भारत की जनता के लिए यह सकारात्मक है। ठीक है, इस प्रकार से मौलिक अधिकार राज्य के लिए पूछा जाए तो आपको नकारात्मक ऑप्शन बी लगाना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11। भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार था। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। भारत के मूल संविधान में, मूल संविधान मतलब जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसका मतलब मूल संविधान। तो उसमें मौलिक अधिकारों की संख्या क्या थी आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। 7 आपका मौलिक अधिकार था वो भारत के मूल संविधान में था, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लेख है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन डी 9। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। वर्तमान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार का उल्लेख है, इसके ऊपर आप लोगों ने पढ़ा कि जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, यानी मूल संविधान, तो मूल संविधान में तो 7 था, लेकिन वर्तमान में कितने हैं आपको बताना है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपका सही उत्तर आपसे ऑप्शन ए होगा 6। ऑप्शन ए हो जाएगा 6। अब आप सोचेंगे कि जब मूल संविधान में 7 था, वर्तमान में 6 कैसे हो गया। अमूमन सी बात है, आप ये सोच सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको नोट में एक बात लिखा हूँ, जो ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को, किसके कौन से अधिकार को, अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी कि अनुच्छेद 31 में वर्णित जो संपत्ति का अधिकार है, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में खत्म करके और आपका कानूनी अधिकार के रूप में इसको दर्जा दे दिया गया। इसलिए आपका 7 से इसकी संख्या वर्तमान में 6 रह गई है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें से एक कम कर दिया गया। ठीक है, समझ गए आप इस बात को। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13। राज्य शब्द की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी अनुच्छेद 13, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14। तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। राज्य शब्द की परिभाषा
संविधान के किस अनुच्छेद में है? कौन सा होगा सही उत्तर? ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए गए हैं या अन्य एग्जाम जो होने वाली है उन सभी में पूछा जा सकता है। तो बताइए कौन सा होगा सही उत्तर? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, आर्टिकल अनुच्छेद आपका 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। राज्य में स्थित ऐसी संस्थाएं अनुच्छेद 12 में है और परिभाषा किस प्रकार से दी गई है मैं बोल देता हूं, आप सुन लीजिएगा। राज्य में स्थित ऐसी संस्थाएं जो संसद या विधानमंडल के द्वारा कानून बनाकर उसका निर्माण किया गया हो, या फिर संसद या विधानमंडल के द्वारा कानून बना के उसका निर्माण किया गया हो, या फिर सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त हो, वैसे स्थित राज्य में जितने भी संस्थाएं हैं वो राज्य शब्द के अंतर्गत परिभाषित होंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर यहाँ तक? चलिए फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 हमारे सामने है। किस अनुच्छेद को न्यायिक पुनरावलोकन का आधार माना जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13(1), ऑप्शन बी अनुच्छेद 13(2), ऑप्शन सी अनुच्छेद 13(3) और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13(4). तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? किस अनुच्छेद को न्यायिक पुनरावलोकन का आधार माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 13(2). 13(2) दोस्तों इसमें न्यायिक पुनरावलोकन का आधार माना जाता है। समझ गए इस बात को? अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 हमारे स्क्रीन पर है। किस अनुच्छेद में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 13(1), ऑप्शन बी अनुच्छेद 13(2), ऑप्शन सी अनुच्छेद 13(3) और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 13(4). तो बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? किस अनुच्छेद में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, 13(3). 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि राज्य शब्द को जो परिभाषित किया गया है वो तो आपका अनुच्छेद अनुच्छेद 12 में किया गया है, लेकिन विधि शब्द को परिभाषित 13(3) में किया गया है। तो 13(3) में इसको किस प्रकार से परिभाषित किया गया है, विधि शब्द के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि विधि शब्द के अंतर्गत शामिल हैं, जितने भी विधि शब्द के अंतर्गत शामिल है उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो एक नंबर पे देखिए, संसद और विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून। ठीक है दोस्तों, संसद और विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून विधि शब्द के अंतर्गत परिभाषित होंगे। दूसरा, सरकार के द्वारा जारी किया गया आदेश, जो भी जिस भी राज्य के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो आपका आदेश जारी किया जाएगा वो भी आपके विधि शब्द के अंतर्गत ही शामिल है। ठीक है, आगे और लिखा हुआ है यहाँ पे नियम और विनियम। नियम विनियम भी आपके विधि शब्द के अंतर्गत है। परिपत्र भी आपके विधि शब्द के अंतर्गत है। अधिसूचना भी आपके इसी के अंतर्गत है। साथ में 6 नंबर है राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। तो राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश है वो भी विधि शब्द के अंतर्गत परिभाषित होंगे। और साथ में अंतिम है आपका 7 नंबर प्रथाएं। ठीक है, तो प्रथाएं भी विधि शब्द के अंतर्गत परिभाषित होंगे। इस प्रकार से आपके कौन कौन हो गए? एक तो संसद और विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून, दूसरा सरकार के द्वारा जारी किया गया आदेश, तीसरा नियम विनियम, चौथा परिपत्र, पांचवा अधिसूचना, छठा राष्ट्रपति व राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, सातवां प्रथाएं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 13(4) में कह रहा है कि नोट आप ध्यान से पढ़िएगा। अनुच्छेद 13(4) को 24वें संविधान संशोधन 1970 के द्वारा जोड़ा गया और कहा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संशोधन विधि शब्द में परिभाषित नहीं होंगे। इसका मतलब कि अनुच्छेद 368 में इस बात पे उल्लेख किया गया है, इस बात को कहा गया है कि इसके अंतर्गत जितने भी संशोधन होंगे उन संशोधनों को विधि शब्द के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया जाएगा। विधि शब्द के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे आपका सभी उत्तर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि ये सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए आप इस चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए,
यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर आ सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको ये PDF मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। इस प्रकार से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में आ जाएगा आपके लिए। अच्छे से पढ़िए दोस्तों, ध्यान से, क्योंकि सफलता आपको लेनी है। तो फिर चलिए, फिर अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। जय हिंद।